हेलो, आ रही ना आवाज? ठीक, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, चलिए देखिए आप लोग का क्या चल रहा था बेटा। जेनेटिक्स में बीच बीच में आप लोगों से पूछती रहूंगी जो जो टर्म आएंगे, ठीक है। मैंने बोला था याद करके आने के लिए। मैंने आप लोगों को लिंकेज पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था, क्रॉसिंग ओवर। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में। मैंने आप लोगों को लिंकेज में जो चीजें होंगी वही क्रॉसिंग ओवर में उसका जस्ट अपोजिट होता है। मैंने लिंकेज क्या बताया था बेटा, लिंकेज जो होता है बेटा, ये मेंडल के जो कौन सा लॉ था, थर्ड लॉ था ना। थर्ड लॉ कौन सा था? हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था, इस लॉ का ये क्या था, एक्सेप्शन था। ये क्या था, इसका अपवाद था। पहला क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया। लिंकेज होता क्या बेटा, लिंकेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये करेक्टर आपका जो जीन होगा वो ट्रांसफर होगा, पर कैसे जाता है, हाँ पेयर में हमेशा जाएगा। जैसे हमेशा सच जिस भी आपके क्रोमोसोम पे ये जीन रहेंगे, दोनों के दोनों जैसे दूसरी जनरेशन में जाएंगे उसी तरीके से उस क्रोमोसोम नेक्स्ट क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पे वो रहेंगे। इनमें किसी भी तरीके से ब्रेक करके जीन का स्पेस नहीं बदलेगा, सेम टू सेम उसी तरीके से जीन का चला जाना ही क्या कहलाता है, आपका लिंकेज। इसको सर्वप्रथम किसने आपका लिंकेज के बारे में बताया था, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था बेटा, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का नाम क्या था, इसको फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है। ड्रोसोफिला के किस स्पीसीज पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैगो, कौन सा था, मेलेनोगास्टर करके था। तो इस पे इन्होंने किया और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, बेट नहीं, वो बेटसन और पूनेट ने किया है। हाँ, किसके बेस पे किया था बताओ। हाँ, प्लांट में, चलो बताओ, प्लांट में लिंकेज को किसने, किस साइंटिस्ट ने दिया था, बेटसन एंड पूनेट ने दिया था, ठीक है। और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। किस ईयर में दिया था, 1910 में दिया था, 1910 में दिया था। इतनी चीजें मैंने बताई थी। शांत रहो। ये जो दोनों जीन हैं और आपस में हमेशा एक दूसरे से इतना आपके अटैच है, एक दूसरे से इतना ज्यादा ये लिंक है, इस जीन को हम क्या बोलेंगे, लिंक जीन कहते हैं। और लिंक ग्रुप क्या होता है, हाँ, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे पेयर में, कितने में, पेयर में, वही आपका क्या हो जाएगा, लिंक ग्रुप होता है। मैंने ये सारी चीजें इतना बता रखी थी। उसके बाद आपको मैंने क्रॉसिंग ओवर बताया कि दो आपके क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम कैसे हैं, नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ कैसे क्रोमो है, होमोलॉगस, हेट्रोलॉगस नहीं है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इनके बीच में क्या होता है, सेल डिवीजन की किस स्टेज में, पैकिटीन, पैकिटीन स्टेज होता है। उस पैकिटीन स्टेज में ये इसका आर्म जो होता है एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें। इस प्रकार की यहाँ पे जो फिनोमिना इसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कब होगा, जब लिंकेज होगा, जब लिंकेज होगा तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग होगा, किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अगर ये दोनों जीन एक दूसरे के पास हैं तो यहाँ पे तुम किस तरीके से भाई इसको डालोगे, ये तो होगा नहीं, यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपके लिंकेज होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर लगभग नहीं होता है, ठीक है। अगर जब होता भी है, अगर दो लिंक में ये जो दोनों जीन अगर दूर दूर हैं, अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा भी तो बेटा कितने बस परसेंट होता है, 50%, कभी 100% नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी थी। टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देखो क्रॉसिंग ओवर दो, हमने क्या बताया, पूरी बॉडी का जितना सेल होता है दो प्रकार की सेल से बना होता है, एक सोमैटिक सेल होता है, एक जर्मिनल सेल होता है। जर्मिनल सेल में सिर्फ आपका एग आएगा और स्पर्म आएगा, मेल में आपका स्पर्म, फीमेल में एग या ओवम रहता है। और बाकी जितने भी पार्ट है, ये नेल, बाल, हाथ पैर, सारे स्किन, सब कुछ क्या है, सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक सेल में
कभी कभी जब म्यूटेशन हो जाता है तब रेयर केस में आपकी क्रॉसिंग ओवर देखी जाती है, नहीं मोस्टली क्रॉसिंग ओवर किस में देखी जाएगी, जर्मिनल सेल में। एग और स्पर्म में दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, जाइगोट, इसी जाइगोट में भी। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर जर्मिनल सेल में 3 प्रकार की, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल। जैसे यहाँ एक बार क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो क्या हो गया, सिंगल, इसमें नहीं हो रहा है। जब इन दोनों में हो गया तो डबल। कभी कभी क्या होता है, इसके बगल में यहाँ पे भी है, ये इससे भी कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो ये सिंगल डबल मल्टीपल किसके टाइप से, जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर के। इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, शायद ये वाला नहीं लिखवाया है, इसको लिख लीजिए तो आप लोग, टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, यहाँ नोट करके लिखो, तो पहले नोट करके लिखो, बॉक्स में लिखो नोट करके इस चीज को। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, घुमा घुमा के पूछेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कर ले जाओगे। ठीक है, लिंकेज, लिंकेज कब मैक्सिमम होगा बेटा, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन। जीन के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतने उसमें लिंकेज होगा, उतना कम होता है, और जितना कम आपका डिस्टेंस होगा उतना लिंकेज ज्यादा होगा। जस्ट अपोजिट है, देखो ऐसे, यहाँ देखो ये कोई क्रोमोसोम है, यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन है, ठीक, और एक जीन यहाँ है। ध्यान से देखो, शांत रहो तो चीजें समझ आएंगी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन दोनों के बीच में, फिर आपका ए सी के बीच में, इन दोनों में किसमें लिंकेज ज्यादा होगा, लिंकेज इसमें ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस ये जो जो दोनों आपके जीन है, ये दोनों एकदम पास पास में, तो लिंक मतलब आपस में चिपके, तो यहाँ लिंकेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ए और सी के बीच में क्या है, यहाँ से और यहाँ के बीच में स्पेस है, ये वाला जीन नहीं है, तो यहाँ पे लिंकेज क्या होगा, मिनिमम। अब उसका हाथ पकड़ेगा, भाई तू अपना हाथ दे, दूर दूर हाथ है, तो वहां बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है, तो यहाँ लिंकेज कितना होगा बेटा, ये मिनिमम होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये बताओ, यहाँ तो लिंकेज क्या है, मैक्सिमम, पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, उल्टा बताया ना, ये मिनिमम होगा, कम होगा। मान के चलिए 10% क्रॉसिंग ओवर है, बी और सी के बीच में 20% क्रॉसिंग ओवर है, और ए और सी के परसेंट में 30% क्रॉसिंग ओवर है। अगर यहाँ पे हम पूछते हैं सबसे ज्यादा लिंकेज किसमें होगा, जिसमें क्रॉसिंग ओवर सबसे कम होगा उसमें लिंकेज होगा, तो यहाँ जहाँ 10% है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होने में क्या है, दिक्कत हो रही है ना, पास पास में जीन है, तो कहाँ से दूसरा जाएगा क्रोमोसोम, तो यहाँ पे आपका लिंकेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पर क्रॉसिंग ओवर मिनिमम। और जहाँ पे आपका लिंकेज आपका मिनिमम होगा, समझ लो, वहाँ क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहाँ से यहाँ के बीच में क्या स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ लिंकेज क्या हो जाएगा, कम होगा, और जब कम होगा तो यहाँ स्पेस है, तो यहाँ से आराम से आपका क्रोमोसोम आकर के यहाँ से क्या कर सकता है, क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। ठीक, तो यहाँ यही चीज लिखे, लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन। जीन के, दो जीन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, उतना कम लिंकेज। ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, लिंकेज अधिक होगा, पर क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। यही चीज मैंने लिखा है, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन। अगर दो जीन के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है तो वहां लिंकेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। चलो, क्यों जी इतना लेट, और लिखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिखो, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जहां अगर जीन के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैंने लिखवाया था। इसके बाद लिखो मैक्सिमम लिंकेज, अगर लिंकेज अधिक होगा, कितना हो सकता है, लगभग 100% आपका लिंकेज मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और मिनिमम लिंकेज कितना होगा, 0%। ठीक, लिखिए
एंड मिनिमम ये उल्टा लिख दी क्या चीज, 50%, यहाँ लिखो तो 50%। अच्छा ऐसे लिखो, बता रही हूँ। मैक्सिमम हो गया, लिखो मिनिमम क्रॉसिंग ओवर 0%, मिनिमम लिंकेज 50%, अभी समझा रही हूँ कैसे है, एंड मिनिमम मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। देखो ध्यान से, इन दोनों को साथ में याद करो, इन दोनों को साथ में याद करो। देखिए मैक्सिमम लिंकेज, लिंकेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%। ये जीन यहाँ है, ये जीन इसके पास में है, एक दूसरे के एकदम क्या है, हाथ एक दूसरे का कस के पकड़े हैं, तो यहाँ लिंकेज कितना हो गया, बहुत तगड़े से हाथ पकड़ा हुआ, 100%। ठीक। और इसमें अगर हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे, जब दोनों एक दूसरे के एकदम पास पास जगह ही नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी, 0%। समझ में आ गया। मैक्सिमम लिंकेज है, एक दूसरे के एकदम पास पास है, तो 100% का लिए हाथ पकड़े हैं, जीन छोड़ नहीं सकते, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन साथ में जा रहे हैं। जब दोनों हाथ पकड़े स्पेस ही नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर मिनिमम लिंकेज, अगर ये जीन और यहाँ दूर दूर है, तो यहाँ लिंकेज लगभग लगभग मिनिमम कितना जाता है, 50%, कभी 100% नहीं होगा कम से कम। और इसके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो भी लगभग कितना होगा, 50% होगा, कभी 100% मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, न मिनिमम लिंकेज होगा। ये चारों चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में आप लगाओगे तो वहाँ ये सब चीजें काम देंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल जब लगाओगे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को वहाँ पे, ये 50% की जगह 100 कर देंगे, 0 की जगह 100 कर देंगे, तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 2 याद कर लोगे तो 2 उसी का अपोजिट याद कर लोगे। समझ में आया। चलिए ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए ये चारों चीजें। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, तो मैंने क्या बताया, एक ए जीन है, एक बी है और एक सी है। ए बी के बीच में 10% है, बी सी के बीच में कितना है, 20% है, और ए सी के बीच में मान लो 30%। तो ये जो एक दूसरे के बीच बीच में जो आपके परसेंटेज है, दूरियां हैं, इसको जेनेटिक मैप द्वारा, ठीक है, इसको जीन मैप, उसको कहते हैं जीन मैपिंग, मैप द्वारा एक आपके साइंटिस्ट है, इसका नाम है स्टर्न वेंट करके है, उन्होंने इसको जीन मैपिंग के थ्रू इसको क्या किया है, इस तरीके से मैपिंग में इन सारी को अरेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीन मैपिंग किस साइंटिस्ट द्वारा अरेंज किया गया है। समझ रहे हो, लिंकेज 2 जीन के बीच में जितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइंटिस्ट है, उनका नाम स्टर्न वेंट करके साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको क्या किया है, मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, इसलिए उसको कहा जाता है जीन मैपिंग। ठीक है, और जीन मैपिंग में भी इसके आगे मैं समझाऊंगी, इस चीज को भी मैं लिखवाऊंगी, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, और बाकी कुछ मत लिखो, बस ये लिखो जो मैंने नोट करके लिखवाया है, और इसको मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, कर लीजिए, फिर मैं बता रही हूँ। ये हो गया सबका। अच्छा लिख लो, ये नोट करके लिखो, फिर हेडिंग डालो आप लोग जीन मैपिंग। लिंक ग्रुप पे मैंने आप लोगों को करवा दिया था ना क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करवाया था ना कल परसों। अरे ये नहीं, न्यूमेरिकल करवाई थी कि कोई ह्यूमन है, यदि कोई ह्यूमन है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स। मान लीजिए मैंने 46 क्रोमोसोम लिख दिया, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, इसमें कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाएंगे, 46 आपके क्रोमोसोम हैं,
और हमेशा क्या मैंने लिखा है, लिंकेज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 46 का पेयर बना दो 23, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 23। ठीक है, समझ गए ये चीजें। मान लो मैंने लिख दिया हनी बी जो होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, बताओ कोई, हनी बी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, अन्य से ही 16 हो जाएगी, 42 होती है। ठीक है, इस 42 का पेयर बना दो कितना हो जाएगा, 21 पेयर ना, तो ये आपका लिंकेज कितना हो जाएगा, 21। इसी तरीके से वो पूछता है क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, लिख लो। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, क्वेश्चन नहीं लिखो, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप in a cell having 10 pairs of chromosome, यहाँ लिख लेना हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, कितने लिंकेज ग्रुप का नंबर होगा अगर कोई सेल, कितने पेयर्स आपके क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है, 21, अरे 20 पेयर्स। ठीक है, कितने हैं, 10 पेयर्स है, तो इसके लिंकेज कितने हो जाएंगे, तो लिंकेज बराबर होता है लिंकेज बराबर क्या बताया था, नंबर ऑफ प्रेजेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो कितना हो जाएगा, 10 पेयर्स है, तो इसका लिंकेज कितना हो जाएगा बेटा, 10। कभी कभी लिंकेज दे देगा 10 दे देगा और पूछेगा कितना क्रोमोसोम है, उसी का दुगना करके बता देना। ठीक है, उसी का क्या हो जाएगा, दुगना। पेयर्स है ना, पेयर्स में अगर इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ ऐसे लिख देती हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल इफ लिंकेज ग्रुप इज 10 पेयर्स। ठीक है, तो क्या कहते, 20। ठीक, चलिए लिखिए जीन मैपिंग, लिख नहीं पाए, जीन मैपिंग मैंने कहाँ लिख दिया भाई, ये बच गया था आपका जीन मैपिंग, यही था ना, हाँ, लिंकेज मैप या जीन मैपिंग या क्रोमोसोमल मैप, लिंकेज मैप या इसी को बोलेंगे जीन मैपिंग या इसी को बोलेंगे क्रोमोसोमल मैप। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। दो जीन के बीच में, दो या दो से अधिक जीन के बीच में जो डिस्टेंस को जिसके द्वारा मापा जाता है और उसको ग्राफिकली जो प्रेजेंट किया जाता है उसी को कहते हैं जीन मैपिंग। ठीक है, चलिए देखिए, इट इज ग्राफिकली प्रेजेंट, लिखो, इट इज ग्राफिकली represent, graphically representations of the relative distance between the two gene, in a linkage group, the first linkage map given by the first linkage
द फर्स्ट लिंकेज मैप वॉज गिवन बाई, आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम याद करना है, ठीक है। स्टर्न स्टूडेंट स्टर्न ट्रेंड एंड मॉर्गन, इनका नाम ज्यादातर याद रखिएगा। दोनों लोगों ने मिलकर किया था, पर स्ट्रेंथ जो थे इनका ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन था। इन 1920 में दो जीवों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट को कहते हैं क्या, मैप यूनिट, ठीक है। जैसे यही है ना, मैंने यही बताया जीन मैपिंग क्या है, एक जीन है, ये दो है, ये तीन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी के बीच में 10% का डिस्टेंस है, बी सी के बीच में मान लो ये 20% है, और ए सी के बीच में कितना है, 30%। ये जो परसेंट निकाला गया है किसके इसके बीच में इतना इतना डिस्टेंस है, इसको जिसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं जीन मैपिंग। और इसको दिया किसने है, स्टर्नब्रेंट और मॉर्गन ने 1920 में। और इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की जो यूनिट है उसको मैप यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैप यूनिट कहते हैं। और जो यहाँ पे मैप यूनिट के थ्रू जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में आपका आता है सी, आता है वो mg करके आता है, तो इसका मतलब होता है मार्गन होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको लिखवाती हूँ, यहाँ लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, यहाँ पे लिखो लिंकेज जीन डिस्टेंस मेजर्ड बाई लिंकेज जीन बिटवीन लिंकेज डी डिस्टेंस मेजर्ड बाई भाई ये पता नहीं क्यों पेन चल ही नहीं रही है मुझसे, मेजर्ड बाई मैप यूनिट। अनिरुद्ध थोड़ा जाओ वहाँ क्लास में से ना, उस वाले में से ये पेन और लगी होगी वहां पे, लेके आओ। तो इससे लिखा ही नहीं जा रहा, ई बनता ही नहीं, देखो फिर उसका वही हाल। 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक मैप यूनिट में जैसे ये दोनों के बीच में ए और बी में 10% है, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर कितना हो सकता है, 1%। एक मैप यूनिट में 1% क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर यहाँ 10 मैप यूनिट देगा तो 10% आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, जितना क्रॉसिंग ओवर होगा उतना उसमें लिंकेज कम हो जाएगा। मिला दोस्तों, हो गया, करिए यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए, वन मैप यूनिट इज नाउ referred as CM, मतलब सेंटी मॉर्गन। जैसे आप कोई चीज 100 mg लिखते हो ना, या आप लिखते हो 100 cm लिखते हो, मतलब 100 सेंटीमीटर या 100 मिलीग्राम होता है ना, उसी तरीके से जब एक मैप यूनिट लिखेंगे तो एक मैप यूनिट के बाद लिखेंगे CM, सी स्मॉल और कैपिटल M। इसकी यूनिट है, मतलब नहीं होती, इकाई मात्रा है, इसको कहेंगे सेंटी मॉर्गन, ठीक है। एक मैप यूनिट इज नाउ रेफर्ड एज सेंटी मॉर्गन के द्वारा होता है। अगर 10 आपका मैप यूनिट लिखना होगा तो यहाँ 10 लिखेंगे मैप यूनिट करके, उसके बाद लिखेंगे CM, ठीक, सेंटी मॉर्गन, तब यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल करो जरा तू।
लो करो तो जरा। लिखा है यदि कोई कोशिका है, ठीक है, इफ अ सेल हैविंग 10 मैप यूनिट, उसकी मैप यूनिट कितनी है, 10 मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन है, तो कितने परसेंट उसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, बताओ बताओ कितना होगा। मैंने यहाँ लिखा है ना, एक मैप यूनिट बराबर 1% क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ कितना, 10 कितना दिया है, 10 मैप यूनिट है, तो कितना क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, 10%। ठीक है, इसी फार्मूले को इसमें फिट कर दो, आंसर कर लो। चलो, ये छोटे छोटे आपके ऐसे देते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में। अब आप लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप किसी एलिल्स का कैसे निकालते हैं उसको सिखाना है। इसको कर लो, दो फार्मूले, दोनों फार्मूले बता रही हूँ, यहाँ तक करिए तो फिर इसके बाद समझा। दूसरा न्यूमेरिकल लिखो, द 3 डिफरेंट एलिल्स, 3 डिफरेंट एलिल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप में 3 डिफरेंट एलिल्स हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप will produce how many genotype and phenotype respectively। ये भी न्यूमेरिकल लिख लेना, ये भी बहुत पूछता है। कह रहा है कि 3 डिफरेंट एलिल्स ऑफ ह्यूमन के अंदर 3 डिफरेंट एलिल्स किसके अंदर है, एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 डिफरेंट एलिल्स एबीओ ब्लड ग्रुप में है। तो पूछ रहा है कि उस मनुष्य में जो आपका 3 डिफरेंट एलिल्स एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें कितना जीनोटाइप, कितना परसेंट है, कितना आपका फिनोटाइप है। समझ रहे हो। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, एबीओ ब्लड ग्रुप किसको शो करता है, मल्टीपल एलिज्म को शो करता है, और एबी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को, किसको शो करता है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किसका एक्सेप्शन है, सेकेंड लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट उसका कोई नहीं है। अगर बहुत कंडीशनली देता है तो उसमें नॉन डिसजंक्शन डाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंट था। लॉ ऑफ डोमिनेंट में मैंने क्या बताया था, प्रभाविता का नियम, जिसकी प्रभाविता ज्यादा रहेगी वही दूसरे पे क्या करता है, कमांड करता है। मैंने बताया था भाई एक गली का गुंडा है और कितने भी लोग उसमें तेज रहे पर उसकी प्रभाविता दूसरी रहेगी, गन लेके खड़ा हो जाएगा, सब लोग चुप हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को यही समझाया था ना, ये आपका क्या था, टॉल प्लांट था, ये आपका क्या था, डॉर्फ था। दोनों का आपने गैमेट बनाया, 50% ये होगा, 50% ये, 50% ये, 50% ये। तो हमको एक ही 100 तो लिखना नहीं है, एक ही 50%, एक टी बन जाएगा, एक स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसकी कैपिटल टी की प्रभाविता अधिक है, इसलिए ये पौधा कैसा दिखा, टॉल दिखा। मेंडल ने किया क्या था, गार्डन था, उस गार्डन में उन्होंने एक पौधा क्या लगाया, ये टॉल था, एक पौधा डॉर्फ लिए, ठीक है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, दोनों में क्रॉस कराए, तो नेक्स्ट जनरेशन देखे सारे के सारे पौधे कैसे हैं, टॉल हैं, सब के सब लंबे हैं। वो परेशान हो गए, भाई हमने मेटिंग डॉर्फ से भी गई, कुछ तो एक दो तो होने चाहिए थे, नहीं हुए। तो उन्होंने जब सर्च किया तो पता चला कि ये जो डॉर्फ वाला जो इसका है, जो बौनेपन वाला जो इसका करेक्टर है, इसके अंदर दब गया है, रेसिव हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव है।
ये अप्रभावी है, और ये क्या है जो बढ़ गया टॉल है, ये क्या है आपका डोमिनेंट है। तो यहाँ टॉल की डोमिनेंसी अधिक है और टी को दबा दिया, इसलिए कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। जब इसका एक्सेप्शन किया गया, जब इसका अपवाद देखे, इसका अपवाद किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने बताइए। इसके दो अपवाद थे, एक आपका इनकम्प्लीट डोमिनेट था और एक क्या था, को डोमिनेंस था। इनका मतलब क्या था, प्रभाविता का नियम कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को दबा दे रहा है, खुद को अपने आप को शो कर रहा है। तो इसमें जब इनकम्प्लीट डोमिनेट में देखा गया, दो फूल लिए गए, एक फूल कैसा था, रेड था, और एक फूल कैसा था, व्हाइट था। ये आपका रेड फ्लावर था और ये क्या था, व्हाइट फ्लावर था। तो यहाँ आपका आर गैमेट बन गया, और ये अब यहाँ कैपिटल स्मॉल आर, सेम इसकी तरह। अब इसमें कैसा आना चाहिए था, डोमिनेंट क्या था, टॉल था, तो यहाँ टॉल आया। अब यहाँ डोमिनेंट क्या हो जाएगा, रेड है, तो यहाँ रेड आना चाहिए, पर यहाँ कैसा कलर आ गया, पिंक कलर। न तो रेड आया न तो व्हाइट आया, आया क्या आया है, पिंक कलर। इसका मतलब ये है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, अपवाद हो गया। को डोमिनेंस में क्या था बेटा, को डोमिनेंस में ये था कि कोई आपका कैटल है, ठीक है, उस कैटल में हमने क्या किया था, एक ब्लैक कैटल ले लिया और एक आपका व्हाइट हो गया, एक ब्लैक हो गया। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया, या तो हमको कैटल कैसा मिलना चाहिए था, या तो ब्लैक होना चाहिए था या तो व्हाइट। पर वो क्या किया, उसने देखा कैटल के अंदर ऐसे पैचेस हो गए, पूरा कैटल जो है, जो आपका गाय है या जो भी है, वो पूरी पूरी व्हाइट है, पर इसमें क्या हुआ, ब्लैक ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक धब्बे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जीन जो को डोमिनेंट से कहा गया जी, इसमें जो है आपका ए बी ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे पूरा इसमें नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ ए आना चाहिए था, सिर्फ ए की प्रभाविता होनी चाहिए थी, या तो बी की, पर इसमें क्या आया, ए बी दोनों आ गया। मतलब एक पूरा आपका जितना है, ये पूरा एक आपका ए कलर आ गया और एक पूरा कलर कैसा आ गया, बी। मतलब दोनों के दोनों जीन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। 50% ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, 50% ये। तो ये भी इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। या तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा क्या आना चाहिए था, ब्लैक आता, तब तो ये इसको व्हाइट वाले को ढक लेता, तो इसका कलर कैसा आ जाता, ब्लैक, तब तो उस नियम को फॉलो करता। परंतु को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों पहले लॉ का क्या है, अपवाद है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, उसमें आपका एंटीजन क्या आता है, आई ए और आई बी आता है। नेक्स्ट जनरेशन में जब भी जाओगे तो आई ए आई बी दोनों साथ साथ जाएंगे, ऐसा नहीं किसी में ए गया बी गया ही नहीं, दोनों ए बी ब्लड ग्रुप। जिसका ऐसा नहीं कि ए बी ब्लड ग्रुप का जो आदमी है उसकी संतान होने वाली है तो वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप का होगा, वो मोस्टली क्या होगी, ए बी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, मैं यहाँ क्यों लिखी हूँ बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप में आपके 3 एंटीजन बने, जैसे आप लोग ए पढ़े हो, बी पढ़े हो, ए बी पढ़े हो, और क्या पढ़े हो, ओ। इसका एंटीजन क्या पढ़े हैं, आई ए। इसका क्या है, आई बी। इसका क्या हो जाएगा, आई ए आई बी। इसका होता ही नहीं, ठीक है। जब इसका नहीं होता तो इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपके एलिल्स बनेंगे, इसका आई ए, आई बी और आई, यही 3 एलिल्स यहाँ पे दिए गए हैं। कहाँ, 3 डिफरेंट एलिल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग में कितने एलिल्स बने हैं, 3। कितने एलिल्स दिए हैं, 3 एलिल्स। 3 एलिल्स का मतलब n बराबर कितना दिया है, 3 है। तो जीनोटाइप में आपका आता है n प्लस 1/2 आता है, ये फार्मूला है। यहाँ इसको रख लो, 3 हो गया, 3 + 1/2, 3 × 3 = 4/2, 4 × 3 = 12, 12/2 कितना हो गया, 6। जीनोटाइप कितने आ जाएंगे इसके, एबीओ ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने आ जाएंगे, 6। फिनोटाइप याद कर लो, n + 1 आता है, तो n कितना है, 3 + 1 = 4, कितना हो जाएगा, फिनोटाइप आपका 4। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस लगेंगे। चलो लगा लो इसको, चलो आ जाओ लगा लो इसको सही से। फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे, इसको लगाना। लो ये फार्मूले से याद करो इसको, जीनोटाइप का फार्मूला लिखो, जीनोटाइप का फार्मूला लिखो आप लोग, n + 1/2
यहाँ कितने पेयर एलील दिए हैं? 3 पेयर्स। तो n बराबर कितना दे दिया है? 3। इसमें रख लो 3 की वैल्यू 3। इन गुड़े 4/2, 12/2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। फिनोटाइप लिखो। फिनोटाइप n+1 लिखो। n की वैल्यू कितनी है? 3 + 1 बराबर 4। तो जीनोटाइप 6 आया, फिनोटाइप 4 आया। ठीक है, करिए इसको, करिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते हैं सब, मैं बता दे रही हूँ पहले से ही। न्यूमेरिकल ऐसे ही मिलेंगे आपको। ये दोनों फार्मूले याद होने पड़ेंगे कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप। यहाँ लिख लेना, नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप। यहाँ हो जाएगा फिनोटाइप लिख लेना, जीनोटाइप कितना आ गया? 6 एंड फिनोटाइप 4। अगर क्वेश्चन में लिखना, अगर कोई है उसका AB ब्लड ग्रुप है और उसमें एलील्स की संख्या कितनी दे दी गई है? 2 होगी। कितनी हो जाएगी? 2। अब इसका जीनोटाइप फिनोटाइप जरा निकाल के बताओ तो। एलील्स की संख्या 2 है, AB ब्लड ग्रुप है, तो कितनी हो जाएगी? 2 ही संख्या बनेगी ना, IA IB। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 जीनोटाइप आएगा और 3 दोनों आएंगे। अच्छा, लगा के देखती हूँ। 2 हो गया, 2 + 1 हो जाएगा 5, 2 2 1 3 दूना की 6 बटे 2 3 आ गया, और हाँ 2 1 3 सही। चलिए चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को। करिए इसको। हो गया यहाँ तक? और कुछ तो छूटा नहीं ना? आप लोग लिखो सेक्स डिटर्मिनेशन। नई हेडिंग डालो, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग की पहचान करना। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पहचान करना। मैंने आप लोगों को बताया है, कोई भी ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर बेटा क्या है? जर्मिनल सेल पाई जाती है। एक आपका एग है, या इसी को ओवम बोलते हैं, और एक क्या है आपका? स्पर्म है। ये दोनों आपस में क्या किए? फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक, क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट कैसा है आपका? 2n। ठीक, तो 2n, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, अब ये जो 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका है 22 पेयर मेल में और 22 पेयर फीमेल में। इन दोनों में ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे यहाँ आप क्रोमोसोम बनाते चले जाओगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके 22 पेयर तक बनाओ। तो यहाँ आपका क्या है? ये मेल है, 22 पेयर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करते 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 ये 22वां क्रोमोसोम। ठीक, उसी तरीके से फीमेल में भी इस तरीके से बना लो, ऐसे करते करते इसका भी 22वां क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम 1 से लेके 22 तक का जितना नंबर ये आता है, ये सब जैसे तुम्हारे में आई कलर के लिए लड़के में, तो इसमें भी ये किसके लिए है? आई कलर के लिए। ये इसमें हेयर कलर के लिए किसमें है? हेयर कलर। ये किसी प्रोटीन को कोड करता है, तो ये भी किसी प्रोटीन को। ये किसी डिजीज से बचाता है, तो ये भी। इस तरीके से 22 पेयर जितने हैं, जो मेल में होता है जो कार्य, वही किसमें होगी? फीमेल में। तो ये सारी के सेम सेम, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑटोजोम। जब आपका ये पेयर्स हैं, जब आपका ये 23वां पेयर्स आता है, तो इन दोनों में ये क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। अभी जो होमोलॉगस थे, अब कैसे हो जाएंगे? हेट्रोलॉगस। अगर मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो मेल में देखा जाएगा XY हो जाएगा और फीमेल में XX हो जाएगा। ये जो 23वां पेयर्स आप क्रोमोसोम, यही क्या करते हैं? सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को बोलते हैं एलोजोम। क्या बोलते हैं? एलोजोम। समझ में आया यहाँ तक?
समझ में आया सबको यहाँ तक? इसको क्या बोला जाता है? एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम क्या करता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। ठीक, परंतु सारी चीजों में नहीं, ये मैमल्स का है हम लोगों के बारे में। पर कुछ बर्ड होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है? अब यही देखो, ये मैंने फीमेल बताया है, फीमेल में दोनों यक्स यक्स हैं, तो कैसे हैं? होमोलॉगस हैं। मेल में यक्स वाई दोनों है, तो कैसा है? हेट्रोलॉगस। ये होमोजाइगस है, ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है। पर आपके कुछ ऐसे बर्ड होते हैं, उस बर्ड में मेल मेल आपका हेट्रोजाइगस हो जाए, फीमेल हो जाएगी। जैसे फीमेल होमो है ना, तो उसमें फीमेल ऐसे हो जाएगी ZW, और इसमें मेल ZZ हो जाएगा। समझ रहे हो? कुछ इंसेक्ट हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। कुछ में जो आपका मेल है, मेल में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं, यक्स हो जाएगा, और फीमेल में यक्स एक्स होता है। तो ये भी आपका सेक्स का डिटर्मिनेशन करती हैं। आपको पता चलेगा कि बर्ड में कुछ और है, इंसेक्ट में कुछ और है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी होगी। समझ रहे हो? तो उसको भी मैं लिस्ट बना के लिख दूंगी। यहाँ तक सबको समझ में आया ना सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? 23वें पेयर ऑफ क्रोमोसोम वही हमारा क्या करता है? सेक्स को डिटर्मिनेशन करता है। जितने 22 पेयर होते हैं, जो मेल में फंक्शन होता है वही फीमेल में होगा, उसको कहेंगे ऑटोसोम। 23वें पेयर को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोला जाता है। चल, अच्छा हमको बताओ आप लोग, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की है और वाई क्रोमोसोम की? बताओ। ये तो बेसिक का सब क्वेश्चन है ना। एक्स क्रोमोसोम को किसने खोजा है? सैटर्न बावेरी सब कर देंगे ना। बोलो, वाई क्रोमोसोम को किसने किया? हाँ, यक्स को किसने किया है बेटा? मुर्गियों के राजा हैं, हेन किंग। उनका नाम क्या है? ऐसा नहीं मुर्गियों के राजा है, इस मीनिंग की वजह से बोली हूँ। हेन किंग याद कर लेना, ठीक है? यक्स के, और स्टीवन जो है वाई के। ये दोनों लोगों ने डिस्कवर किया है। ठीक है, अभी लिखवा दो। भाई इतना आप लोगों को नॉलेज नहीं है, क्या पढ़ोगे बायोलॉजी? बताओ, लिखो। इन ह्यूमन में लिखिए, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन को किसने दिया है? CB ब्रिज ने। लिखो, लिखिए, इन ह्यूमन क्या हो जा रहा है भाई? लिखो, इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन was given by CB ब्रिज। सीबी ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने ह्यूमन में सेक्स के डिटर्मिनेशन को बताया था। लिखो, इन डायसियस स्पीसीज। डायसियस स्पीसीज का मतलब क्या होता है? मोनोसियस डायसियस समझते हो? मोनोसियस का मतलब क्या होगा? मेल फीमेल दोनों एक ही में। और डायसियस का मतलब मेल अलग अलग, फीमेल। जैसे हम लोग कैसे हैं? डायसियस हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, यह सेपरेशन ऑफ सेक्स। लिखो, सेपरेशन ऑफ सेक्स, सेक्स का सेपरेशन, मेल अलग फीमेल अलग। डायसियस स्पीसीज कौन ही है, कौन सी है इसमें? बताओ मुझे। प्लेटी एसके हेलमिंथीज में डायसियस स्पीसीज कौन सी है? एसके हेलमिंथीज बताओ क्या होता है? क्या आती है? एस्कैरिस। उसमें मेल अलग फीमेल अलग। कैसे अलग होते हैं, कैसे आप डिफाइन करते हो? एनिमल किंगडम पढ़े हो ना? साइज से बताओ, साइज में कौन बड़ी कौन छोटी? हम्म,
ये बेटा आपकी फीमेल है, ये जो है आपकी फीमेल है इस तरीके से, और ये जो है आपका बेटा मेल है। मेल में इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ऐसे कॉइल होता है और इसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो फीमेल का ये इस तरीके से स्ट्रेट होता है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। इन दोनों में क्या है, सेक्स का डिटर्मिनेशन है। सीधे सीधे देख के आप बाहर से बता सकते हो कि दोनों कौन मेल है कौन फीमेल, इसको कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो अभी तो सब पूछना ही भूल गए, जाने दो, क्या मतलब, तुम लोग पढ़ो लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए इन डायोसियस स्पीसीज में, लिखिए देयर आर द सेवरल, देयर आर द several, there are the several means to determine sex, several means to determine sex। डायसियस स्पीसीज में आपका सेक्स का डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप से हो सकता है। लिखिए द क्रोमोसोमल इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड, द क्रोमोसोमल, द क्रोमोसोम involved in sex determination are called sex determine, called sex determination, सेक्स क्रोमोसोम। जिससे आपका सेक्स डिटरमाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को एलोसोम बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। लिखो सीबी ब्रिज, सीबी ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम किसका दिया था, ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था। फर्स्ट टाइम गिवन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, और इन्होंने दिया क्या था, ह्यूमन में जो सेक्स क्रोमोसोम है बेटा, सेक्स जो आपका क्रोमोसोम है कितना होता है, 46 होता है, और पेयर्स में कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे, जिसमें आपके 22 पेयर्स ऑटोसोम एंड 23rd पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को एलोसोम कहते हैं। और यही आपका एक्स एक्स और एक्स वाई होगा, ये आपकी फीमेल होगी और ये आपका मेल। लिखिए तो यहाँ तक लिखिए, डिस्कवरी या डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाई हेन किंग, इनका नाम है KH हेन किंग, KH हेन किंग, KH हेन किंग, और डिस्कवर्ड ऑफ वाई क्रोमोसोम, वाई किसके द्वारा, एन स्टीवेंस के द्वारा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन बराबर हो जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम
अपॉन नंबर ऑफ ऑटोजोम। लिख लीजिए, लिखो। एग्जाम्पल में इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म कौन, हनी बी, हनी बी में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 42। अरे भाई चुप रहो, 21 पेयर्स, समझा रही हूँ। हनी बी में क्वीन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पूरे कॉमन बता रही हूँ। अब इसमें आओ, हनी बी में 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। क्वीन होती है, ड्रोन होता है, और क्या है, वर्कर। ठीक है, क्वीन रानी है, 2 फीमेल है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। ठीक, ड्रोन क्या है, ये मेल है, पर कैसा मेल है, हैप्लॉइड होता है ना, मतलब ये यन है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है, और ये कितना है, 2n। ठीक, समझ में आ गया। देखो, क्वेश्चन आपका पूछा था टीजीटी में कि यदि ये ड्रोन, ठीक है, क्वीन के साथ क्या कर रहा है, कपलिंग कर रहा है, या तो रिप्रोडक्शन कर रहा है या फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो करने के कितने टाइम, मतलब कितने टाइम तक ये इसके साथ कर सकता है, कितनी बार कर सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन इसके साथ वो कितनी बार कर सकता है, सिर्फ 1 बार कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये जो क्वीन है, क्वीन जो होती है जब उसके साथ तो क्या करती है, पहली बार जब इसमें कपलिंग होता है या इसकी ब्रीडिंग करते हैं दोनों के आपस में, तो ये जैसे पहली बार एक ही बार ब्रीड करेगा तो ये जो ड्रोन क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इसके बॉडी से कुछ केमिकल निकलते हैं जो इस ड्रोन को क्या कर देता है, मार देता है। एक ही बार रिप्रोडक्शन करने के बाद ड्रोन की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, और क्वीन जिंदा रहती है। ये इनका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब हनी बनी, हनी हनी इसमें जो रॉयल, उसको बोलते हैं रॉयल जेली, जो आपका हनी में जो रॉयल जेली खाती है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्वीन हो जाती है। और ये क्वीन का काम क्या होता है, सिर्फ एग को लेइंग करना, एग देना। क्या होता है, एग को देना, बस इसका और कोई काम नहीं है। एग को सिर्फ ये देगी और इसका सारा रख रखाव कौन करता है, वर्कर बी। और वर्कर बी ही क्या बनाती है, वैक्स बनाती है, और क्या बनाती है, हनी। क्वेश्चन पूछता है कौन सी बी वैक्स या हनी बनाती है, वर्कर बी बनाती है। क्वीन क्या करती है, ओनली एग को लेइंग करती है। ड्रोन क्या करता है, इसकी रक्षा करता है, इसके साथ कपलिंग करेगा, एक ही बार में जितना इनको एग लेइंग करना है करेंगे, फिर इस ड्रोन की क्या हो जाएगी, मौत, फिर दूसरा आएगा मेल। ठीक है, इस तरीके से इस चीजों को आप लोगों को याद रखना है। और वहाँ पे आपके 42 क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, हैप्लॉइड नेचर, तो पार्थिनोजेनेसिस कौन सो करेगा, यही। ठीक है, कर लीजिए, यहाँ तक करिए। ये कैसी जेली खाती है, रॉयल जेली खाती है, इसलिए वो क्यून बनेगी। और जो रॉयल जेली नहीं खाएंगे वो क्या बन जाती है, वर्कर बन जाती है। समझ में आया, नीचे स्लाइड कर दूं। आप लोगों को जब मैं इंसेक्टा पढ़ाऊंगी तो हनी बी की पूरी लाइफ साइकिल समझाऊंगी। इनके बीच, इनमें बेटा 2 डांस होता है, एक को कहते हैं राउंड डांस कहता है, कहा जाता है, एक को टेल वेगिंग डांस कहा जाता है, या वैगिंग डांस बोलते हैं। एक होता है राउंड डांस होता है, और एक क्या है, वैगिंग डांस होता है। दोनों डांस किसके लिए होते हैं, फूड के लिए। दोनों किसके लिए कहते हैं, फूड के लिए कहेंगे। यदि उनके छत्ते से फूड की दूरी कितनी हो, 75 मीटर हो, तब तो वो वैगल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वैगल डांस करते हैं। और अगर डिस्टेंस कम हो तो क्या करते हैं, राउंड डांस करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 75। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल इतना जानते रहो।
ये जो डांस करते हैं किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ ये फूड के लिए करते हैं। उनको बताते हैं कि भाई फूड इस डायरेक्शन में सब लोग चलो, देखते नहीं ग्रुप में चलते हैं। यहाँ तक लिखिए आप लोग, 1 मिनट। कहते जो रॉयल जेली खा लेते हैं वो क्वीन बन जाते हैं, जो बचा खुचा रहता है वो ड्रॉन बनता है, वर्कर भी। ठीक है, अरे मम्मी समझाऊंगी अच्छे से, अभी इसको समझाऊंगी तो काफी डीप हो जाएगा। करो। जब मैं आप लोगों को हनी भी पढ़ाऊंगी तो सब समझाऊंगी, वर्कर कैसे बनी, क्वीन कैसे बना, ड्रॉन कैसे बना, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के आपके ड्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, करिए। इसलिए वो क्या है, हेप्लॉयड है। हेप्लॉयड कब होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई चीज बनती है तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, हेप्लॉयड। अगर फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड हो गया, उसके पहले ही ड्रॉन बन जाता है। इसलिए वो हेप्लॉयड नेचर शो करता है, पार्थिनोजेनेसिस शो करता है। तो क्वेश्चन पूछता है, एक देखो पार्थिनो कार्पी होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है। पार्थिनोजेनेसिस आपका एनिमल में होगा, मतलब हनी बी में। और पार्थिनो कार्पी, कार्पी का मतलब होता है फ्रूट। ठीक है, जिस फल में होगा बिना फर्टिलाइजेशन के जो फल बन जाएगा उसको कहते हैं पार्थिनो कार्पी फल। तो ऐसे फल क्या होते हैं, पियर्स होते हैं, एप्पल होते हैं, बनाना होते हैं, उन सब में सीड नहीं पाया जाएगा। मोस्टली सीड आपके क्या होते हैं, खत्म है। करिए करिए, बनाना में सीड नहीं होता है। पियर्स में आपके इन सब में जो दिखते हैं वो पूरे प्रॉपर नहीं रहते हैं। करिए इसको, करिए जल्दी करिए, फिर हम लिस्ट आप लोग को थमाएं इसका, बताएं। हो गया, लिखो तगड़े से लिखो इसको। चलो आगे लिखो। देयर आर द 5 बेसिस या 6 लिखो। 5 प्रकार की आपकी सेक्स डिटर्मिनेशन 5 प्रकार से किया जा सकता है, लिखो। देयर आर 5 बेसिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। 5 प्रकार से आपको सेक्स को डिटरमाइन करना है। पहला लिखिए, इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है, इन ह्यूमन मनुष्य में क्या होता है जी, हाँ एक्स एक्स और एक्स वाई। फीमेल आपका एक्स और एक्स वाई मेल। ठीक है, सिस्टम। इन विच homomorphic female XX and heteromorphic male XY। ठीक है, दूसरा लिखिए, ये तो ह्यूमन में हो गया। दूसरा लिखिए, इन बर्ड। इन बर्ड, चिड़ियों में क्या होता है भाई, बर्ड्स में क्या होते हैं, बर्ड्स में अब देखो एक्स एक्स वाई की जगह वो जेड जेड और डब्लू लेंगे, तो जेड और डब्लू हो जाएगा एंड जेड जेड हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, एक्स एक्स मतलब फीमेल थी, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये आपकी फीमेल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, मेल। ये होमोमार्फिक हो जाएगा, ये फीमेल हेट्रोमार्फिक, ये याद रखिएगा। चलिए लिखिए, इन विच होमोमार्फिक जेड जेड आपका मेल हो जाएगा एंड हेट्रोमार्फिक
ZW आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल। जस्ट मेल के क्या हो जाएगा, अपोजिट, उल्टा। और ये आपको इट प्रेजेंट इन सम फीसेस, कुछ फीसेस में होंगे, इसके एग्जांपल में लिख लो। सम फीसेस, कुछ आपकी फीसेस होंगी, कुछ मछलियां होंगी, उसमें ये पाया जाएगा कंडीशन, ठीक है। कुछ आपके मौत होंगे, ठीक। और ये क्या है, अपोजिट टू ह्यूमन, ह्यूमन की क्या है, अपोजिट है। दूसरा, तीसरा लिखो, इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। इन इंसेक्ट, इसमें होता है यक्स यक्स और एक्स जीरो, ठीक है। फीमेल आपकी एक्स एक्स हो जाएगी और मेल क्या हो जाएगा, एक्स जीरो सिस्टम हो जाएगा। in which the female have in which the female have two X chromosome while जबकि मेल हैव only single X क्रोमोसोम। इसमें Y क्रोमोसोम क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम एडिशनल नहीं है। इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट में आपका आता है, तीसरा हो गया। चौथा लिखो, Z0 एंड ZZ टाइप, या ऐसे लिख लो। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूछता है ये किस में टाइप पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ठीक है। इसमें बेटा आपका याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आपकी फीमेल है और ये क्या है, आपका मेल है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में याद कर लीजिएगा, बटरफ्लाईज में एंड मॉथ, इन दोनों में ये चीजें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल ही याद रखो क्या। और ये किसके अपोजिट है, ये किसके अपोजिट है, ये इंसेक्ट के क्या है, अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट टू इंसेक्ट। इसमें देखो यक्स एक्स फीमेल है ना यहाँ, और यक्स जीरो था, यहाँ Z0 आपका फीमेल हो गया और ये आपका ये हो जाएगा मेल, ठीक है। इंसेक्ट के अपोजिट, इंसेक्ट में क्या, कौन सा इंसेक्ट है, ये बटरफ्लाई और मॉथ में ये पाया जाएगा, और बाकी सारे इंसेक्ट में आपका ये 4 हो गया। पांचवा लिखो, कंपाउंड लिखो, कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम, कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम। इसमें ऑटोसोम और हेट्रोसोम सब साथ ही रहेंगे। देखो यहाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप लोग, एस्कैरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इन करुवा, एस्कैरिस इन करुवा में आपका पाया जाता है कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 26 आपके क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम, 8 आपके एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, और एक आपका वाई क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आपके कंपाउंड रहेंगे। आगे मैं इसको लिखवा रही हूँ, एक मिनट रुको। एस्कैरिस में आपका मेल आता है, फीमेल दोनों होंगे। ये आपकी हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। मतलब इसमें बेटा कंपाउंड का मतलब है एग्जैक्ट, जैसे हम लोग में 46 में मेल फीमेल दोनों आते हैं ना, इसमें मेल में क्रोमोसोम अलग होगा, फीमेल में क्रोमोसोम अलग, इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, मौत में उसमें दोनों है, पर आके मौत की कुछ स्पीसीज में ये रहेगा, कुछ में वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका मोस्टली बटरफ्लाई याद रखिएगा, वही है। 35 आपके क्या है, मेल में है, और आपके 42 आपके किस में हो जाएंगे, क्रोमोसोम फीमेल में हो जाएंगे।
दोनों में अलग अलग क्रोमोसोम। अभी तक हम लोग में क्या हो रहा था, सब सेम क्रोमोसोम था ना, इसमें अलग है। तो इसमें देखेंगे 26 35 में से 26 ऑटोसोम है, प्लस 8 एक्स क्रोमोसोम है, प्लस वाई है, ठीक है। और इसमें फीमेल में क्या हो जाएगा, 26 ऑटोसोम है, प्लस 16 एक्स हो जाएंगे। इसमें वाई नहीं है क्योंकि ये फीमेल है। ये इस तरीके से देखेंगे तो मेल और फीमेल में अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर, इसलिए इसको कंपाउंड कहा जाता है क्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी। एक बार लिख लो, मैं फिर से समझा देती हूँ, सब याद हो जाएगा। लिखो, सेक्स डिटर्मिनेशन आपका हो गया। ये समझ में आया तुम लोगों को। सारे पॉपुलेशन में आपका सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, मैमल्स में सिर्फ क्या होगा, एक्स एक्स फीमेल में होगी और एक्स वाई मेल में होगा। जब इंसेक्ट में आप आएंगे तो मैमल्स का जस्ट अपोजिट, सॉरी बर्ड में आएंगे तो मैमल्स का जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, बर्ड में। इंसेक्ट में आपके कुछ, आपके मोस्टली इंसेक्ट में जो है वो बटरफ्लाई मॉथ में क्या हो जाएंगे, उसके अपोजिट हो जाते हैं। और एक लास्ट में क्या बचता है, कंपाउंड, जो एस्केरिस में आपको देखने को मिलता है। कुछ है नहीं, बस आप लोगों को याद रखना। अभी मैं करवाती हूँ, समझ जाओ। मैंने क्या बताया, ये एक्स एक्स और एक्स वाई ये ह्यूमन में है, ये आपकी फीमेल हो गई, ये मेल। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, बर्ड में। बर्ड में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा जेड डब्ल्यू और जेड जेड, ठीक। इंसेक्ट में अब आ जाइए। इंसेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्या बताई थी, अच्छा एक्स एक्स और एक्स जीरो, इसमें मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। इंसेक्ट में आपका आता है एक बटरफ्लाई एंड मॉथ, इन दोनों में इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा जेड जीरो और जेड जेड, ठीक। बचा आपका क्या, कंपाउंड वाला। कंपाउंड में मेल में अलग क्रोमोसोम नंबर होगा, फीमेल में अलग होगा। ये दोनों आपका किसमें से शो करता है, एस्केरिस इन कुर्बा करके एक आपकी स्पीसीज है, उसमें आपका ये शो करता है, ये आपका यहाँ पे, ठीक है। यही आपको पांचों याद करना है कि जो मैमल्स में है वो बर्ड में अपोजिट है, जो इंसेक्ट में बटरफ्लाई मॉथ में अपोजिट है, और कंपाउंड, खत्म, ठीक है। हो गया, समझ में आया सबको। इसके बाद आपका आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक जो डिसऑर्डर है बेटा, उसको हम लोगों को पढ़ना है। अभी 10 मिनट और क्लास चलेगी, जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पढ़ना है। डालिए आप लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब डिजीज। जेनेटिकली डिजीज कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डिजीज आपकी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, उसी को क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं या जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ये दो प्रकार की, एक को कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक को कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, लिखिए। एक को कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लिखिए। एक को कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है सिंगल जीन में,
सिंगल जीन में क्या हो जाए, आपका म्यूटेशन हो जाए, या सिंगल जीन में आपकी कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे यहां लिख लो, इट काज it caused due to mutation in single gene। और ये हमेशा ट्रांसफर वन जनरेशन टू another। जैसे ये कोई क्रोमोसोम है बेटा, ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये जो आपका जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे आपकी क्या प्रेजेंट है, जीन है, ठीक, मान लो जीन नंबर 1 2 3 4 5। जब ये दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो जो इसका जो जीन 3 है, ये इधर चला है और ये इधर, तो यहाँ जो सीक्वेंस हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ 3 आना चाहिए, ये एक दूसरे से चेंज हो गया, मतलब एक ही जीन पे, एक क्रोमोसोम के एक सिंगल जीन पे जो आपका डिफरेंट आता है, या जो म्यूटेशन हो जाती है, जो गड़बड़ी हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये जीन कब पता चलेगा, जब ये दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, तब उससे डिजीज काज होगा, तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल ने क्या कहा था कि कोई ऐसा करेक्टर होता है, जब उन्होंने टॉल प्लांट पाया, टॉल और डॉर्फ में करवाया, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा फैक्टर था कि जब उसका ऑफस्प्रिंग हुआ, जब उसका बच्चा हुआ, तो उसमें उसके पिता का ही सिर्फ करेक्टर गया, तो माता का भी गया, पर एक प्रभावी हुआ। तो उसके कहने का मतलब ये था, बस वो बता नहीं पा रहा था कि वो जीन है, वो कह रहे थे कि कोई ऐसा चीज था, कोई ऐसा फैक्टर था, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो गया और वो प्रभावी हो गया, इसलिए वो चीजें हमको वैसा शो अप हो रहा है। तो यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स इसको इसलिए कहा जाता है कि जीन में म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन क्या होता है, अचानक होने वाले परिवर्तन, जैसे कोई डीएनए का पीस है, उस पे अचानक से आपकी एक्सरेज पड़ी, बार बार पेट का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते डॉक्टर, एक बार करते हैं तो वो 3 महीने या साल 1.5 साल बाद फिर दोबारा लिखते हैं। अगर तुम कहो नहीं सर फिर मेरा 2 ही महीने में कर दीजिए, तो नहीं लिखते हैं, दवा कहते दवा खाओ। क्यों, क्योंकि बेटा वो जो एक्सरेज होती है ना, हमारे सेल में घुसती हैं, फिर वहां उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके चीजें बाहर आती हैं, तो वो जब जाती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे आपके सेल्स को क्या कर देती है, डेड कर देती है। तो किसी किसी जीन जो होता है, जीन एबनॉर्मलिटी शो करने लगता है, बाद में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। तो कभी कभी एक्सरेज की वजह से म्यूटेशन हो जाता है, हमारा जीन में गड़बड़ी हो जाती है, तो वो जब उसका बेबी होता है, तो उसमें वही डिजीज बाद में ट्रांसफर हो जाता है, तो कहा जाता है ना कि इनके मम्मी पापा में ये चीज थी, तो बच्चे में ये चीज आई है। तो होता क्या, इसी जीन के गड़बड़ी की वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसको कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेटा, इसमें क्रोमोसोम की जो साइज और शेप जो होती है, उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की में क्या हो जाएगा, इसमें जीन में नहीं गड़बड़ी होगी, इसके साइज या शेप में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसको आप सही कर सकते हो, पर इसका क्योर नहीं है, ठीक है, इसका क्योर नहीं, इसको तो आप कर सकते हो, पर इसका क्योर नहीं है। समझ में आया, दोनों डिजीज, दोनों डिसऑर्डर आया। अब चलो लिख लो, अब इनका पूरा लिस्ट लिख लो, इसको तो एक बार पूरा लिस्ट लिख लो, फिर पूरा समझा देती हूँ। मेंडेलियन में लिखो, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये 2 टाइप के होंगे। पहला लिखो, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, लिखो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। अच्छा एक चीज और समझो, म्यूटेशन हमेशा बेटा किसमें होता है, मोस्टली सबसे ज्यादा म्यूटेशन जो जीन कैसा होता है, रेसेसिव होता है, मतलब अपने करेक्टर को प्रेजेंट नहीं करता, उसी म्यूटेशन होगा। अगर डोमिनेंट में म्यूटेशन हो जाएगा तो बहुत
दिक्कत हो जाएगी। डोमिनेंट होगा तो हर बार आपको क्या होगा, आपके हर जनरेशन में टू जनरेशन वो आपका क्या डिजीज काज करेगा। तो म्यूटेशन सिर्फ आपके किस में होते हैं, मैक्सिमम रेशियो होते, कभी कभी कुछ केसेस में आपका क्या होता है, डोमिनेंट में होगा। ठीक है, सब में नहीं होते, कुछ केसेस में आपके डोमिनेंट में होंगे, बाकी सब में क्या जो जीन छिपा हुआ रहता है अपना करेक्टर नहीं शो करता है, तो वो एक जनरेशन से ऐसे दबे दबे चले जाएंगे, किसी जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक माँ को अगर टीबी है तो उसके 4 औलाद है तो चारों में नहीं होगा, किसी एक में हो गया, नहीं हुआ तो उसके बच्चे में हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि नहीं उनका उनके दादा दादी में हुआ था तो बच्चे में हुआ। तो मतलब वो जो रेसेसिव है ना, तो जीन क्या है अपने टीबी वाले कैरेक्टर को छिपाते जाता है, किसी में आपका डोमिनेंट हो गया। समझ रहे हो ये चीजें। बस सर हो गया है अभी बस 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 ये लिखिए यहाँ, इसका एग्जाम्पल लिख लो बेटा, कलर ब्लाइंडनेस लिखो, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है वर्णांधता, या इसी को बोलते डॉल्टेनिज्म, डॉल्टेनिज्म। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो वर्णांत होते हैं बेटा, इनको रेड और ग्रीन ये दोनों कलर विजुअल नहीं होते। रेड कलर उनको कैसा दिखा, ग्रीन उनको ब्लैक दिखता है, और रेड उनको ऑरेंज से भी मतलब हल्का, ये कलर दोनों डिफाइन नहीं करते। ऐसे लोगों का क्या होता है, जितने भी आपके बत्ती वाली जो नौकरी होती है, रेलवे में, एयरफोर्स में, इन सारी चीजों में इनको छाट दिया जाता है। इनके मेडिकल में यही आपका क्या देखा, कलर ब्लाइंड। इसमें क्या करते हैं, एक गोला रहता है, इस गोले में पूरे 12 कलर भरे रहते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट, और इसमें रेड कलर से लिखा रहता है क्या, ऐसे नंबर। ये कौन सा मैं नंबर लिख रही हूँ, 18 है ना। जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो ये नंबर नहीं दिखेगा, अगर ये रेड कलर से लिखा रहेगा उसको डॉट, ये 18 नंबर नहीं दिखेगा। और या जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो उसको ये 18 नंबर दिखेगा। तो यहाँ पे बस आपका मेडिकल होगा तो ऐसे सर्कल रहेगा, उस सर्कल में ऐसे लिखा रहेगा ग्रीन कलर से डॉट 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 17 बनाया रहेगा, 5 बनाया रहेगा। आपको जब कलर ब्लाइंडनेस है तो आप कहाँ देख पाओगे, आपको कलर ही विजुअल नहीं होंगे, तो वो तुरंत जान जाएंगे आपको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, निकालो। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है बेटा, एक जनरेशन को छोड़ के नेक्स्ट जनरेशन जाता है। जैसे किसी के नाना को है तो उसके मामा को नहीं होगा, पर जो माँ, जो मतलब उसकी क्या बोलती माँ है, माँ के जो बच्चे होते हैं, मतलब एक पीढ़ी को छोड़ करके ऐसे होता है। इसमें लड़कियों में नहीं होता है, लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस कभी नहीं होता है। ठीक है, ये इसका कैरियर है, वहाँ के इस जीन को लेके जाती हैं, अपने बच्चों में देती हैं। सिर्फ लड़कों में ये कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये जान लो लड़कियां कितनी खतरनाक हैं। उसके लिए तो कहोगे जी मैम। ठीक है बेटा, कल इसके आगे पढ़ाऊंगी। हाँ, क्लास आप लोगों की ओवर हो गई है, कल मैं इसके आगे आप लोगों को ये पूरा पढ़ा दूंगी, और म्यूटेशन। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन। कल पूरा इसका मैं क्रोमोसोमल ये और म्यूटेशन, और क्या बच जाएगा जी, यूप्लाइडी एंड यूप्लाइडी, फिर आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन। भाई मैंने तो उसको